Assalamualaikum students, I'm Sir Janzeb Ali Khan and your economics lecturer. And today we are going to start our new topic, Law of Return. Law of Return के हवाले से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम जो हैं how demand changes due to the change in income, due to the change in prices, due to the change with other factor और किस हिसाब से जो है वो हमें उसका रिटर्न मिलता है, ये हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के एमसीक्यूज के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स आर। अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कर्व की बात करें जो कि हम ग्राफ में शो करते हैं तो वो कर्व जो है वो यू शेप्ड कर्व कहलाता है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट MP is zero, total product TP will be। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो होती है तो उस पॉइंट पर हमारे पास टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग होगी, मैक्सिमम होगी, डिक्रीजिंग होगी या मिनिमम होगी। इसका आंसर है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम होगी। मार्जिनल प्रोडक्ट जब जीरो पे पहुंच जाएगा तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी टोटल प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम होगी। सेम यूटिलिटी में हमने इस तरह पढ़ा था, लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब जीरो पे आ जाएगी तो हमारी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन कह रहा हूं मैं, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो जब जीरो पे चली जाएगी तो हमारी टोटल प्रोडक्शन बिल्कुल मैक्सिमम पे पहुंच चुकी होगी, यानी कि और कोई एक्स्ट्रा यूनिट आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। When total production is maximum, marginal product will be zero। जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगी। मार्जिनल प्रोडक्शन इंटरेस्ट एवरेज प्रोडक्शन कर्व एट इंटरसेक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन इंटरसेक्ट एवरेज प्रोडक्शन कर्व एट मैक्सिमम ऑफ एवरेज प्रोडक्शन। मैक्सिमम जब मैक्सिमम हो जाती है एवरेज प्रोडक्शन, वहां पर आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट है when average production when average production is greater than marginal production, the former will be। जब एवरेज प्रोडक्शन जो है वो ग्रेटर हो मार्जिनल प्रोडक्शन से तो उस पर हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। उस पर हमारी जो फॉर्मर है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कब, जब हमारा एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन से तो हमारा फॉर्मर जो है वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। इन स्टेज वन ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन रिमेन इंक्रीजिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब हम पहली स्टेज स्टार्ट करेंगे तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगी। इन द सेकेंड स्टेज द मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज। फिर जब आगे जब हम जाएंगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें जो है वो टोटल प्रोडक्शन में तो फायदा दिखेगा लेकिन हमारी मार्जिनली हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। थर्ड स्टेज पर जो है वो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगी, नेगेटिव में चली जाएगी। अच्छा ये जीरो, यहाँ पर जीरो था, आपने नेगेटिव कहलाएगी। उसके बाद है when output increase more than proportionate the increase in the variable input। जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाए किसके मुकाबले में, हमारे प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट, विच लॉ ऑफ प्रोडक्शन अप्लाइज। कौन सा लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अप्लाई होगा यहाँ पर, वो होगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। कि जब हमारा आउटपुट जो है वो ज्यादा हो किसके मुकाबले में, वेरिएबल इनपुट के मुकाबले में। उसके बाद है व्हेन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाइज आउटपुट इंक्रीज विद कांस्टेंट इंक्रीमेंट। आउटपुट जो हमारा कांस्टेंट इंक्रीमेंट के साथ जो है वो इंक्रीज करता है। कब, जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई करते हैं। अनदर नेम ऑफ और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट का आंसर था, गलती से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, इसका आंसर है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। दूसरा नाम क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न का, डिक्रीजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइज इन एग्रीकल्चर। हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को एग्रीकल्चर पे ज्यादा अप्लाई करते हैं क्योंकि इस पे प्रोडक्शन ऑफ लैंड और उसके हिसाब से बात होती है। नंबर 13, द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हैव रेलेवेंस टू शॉर्ट रन। लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन पे जो है वो अप्लाई किया जाता है। इन द लॉन्ग रन
हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर हेल्ड कांस्टेंट, लॉन्ग रन पे जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट कहाँ होते हैं, तो लॉन्ग रन के ऊपर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट होते हैं जीरो, एट जीरो पॉइंट पर लॉन्ग रन पे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहते हैं जीरो पॉइंट पर। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई ड्यू टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की वजह से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो अप्लाई किया जाता है। If a firm doubles the amount of all inputs and experiences a less than double increase in output, it means the firm is facing, अगर आप जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं डबल अमाउंट, लेकिन आपका जो रिटर्न है या आउटपुट है वो उस हिसाब से नहीं आ रहा, वो कम आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है बोथ बीएनसी, मतलब डिमिनिश मार्जिनल रिटर्न या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 17, लॉ ऑफ रिटर्न रिलेट्स विद, लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो किससे रिलेट किया जाता है, प्रोडक्शन से रिलेट किया जाता है, आसान सी बात। नंबर 18, लॉ ऑफ रिटर्न इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉ, तीनों लॉ, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या लॉ ऑफ कांस्टेंट, इन तीनों लॉ को जब हम मिला लेंगे तो ये लॉ ऑफ रिटर्न कहलाएगा। नंबर 19, इंक्रीजिंग रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्रीजिंग कॉस्ट, हम पिछले भी पढ़ चुके हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न आर इफेक्टिव ऑन डेस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर आपका सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर, अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। लेबर एंड कैपिटल आर डैश वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर और कैपिटल जो है वो हमारा हमेशा से वेरिएबल फैक्टर कहलाएगा। अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, पीछे हम पढ़ चुके हैं। द ऑप्टिमम रिलेशन बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट शो द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, दोनों के दरमियान ऑप्टिमम रिलेशन जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट में होंगे। कांस्टेंट रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।